ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो मेरे पास था लेंथ ऑफ कॉमन टैंजेंट, मैंने कवर किया था। एंड इसमें मैंने बताया था डायरेक्ट टैंजेंट। डायरेक्ट टैंजेंट की लेंथ कितनी आई थी? रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। यहाँ पे डी स्क्वायर क्या था? मेरी आवाज आ रही है या दोनों नहीं आ रही? सेंटर के बीच में डिस्टेंस। हाँ सर, आ रही है आवाज। ठीक है, दोनों सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस जो था, जो डी था, और अकॉर्डिंगली फिर रेडियस दोनों सर्कल्स के रेडियस R1 और R2 थे। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली मैंने ट्रांसवर्स टैंजेंट के लिए भी बताया था। सर प्लस हो जाता है R1 प्लस R2। हाँ राइट, बीच में प्लस हो जाता है, डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, दोनों रेडियस ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर की थी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, एंगल बिटवीन डायरेक्ट टैंजेंट्स। एंगल बिटवीन डायरेक्ट टैंजेंट्स। तो लेट्स से मेरे पास दो सर्कल्स हैं एंड एक डायरेक्ट टैंजेंट बनाते हैं। तो कैसे निकालेंगे इन दोनों डायरेक्ट टैंजेंट्स के बीच में एंगल? एनीवन? उसी पॉइंट पे आके मीट करेंगे कहीं ना कहीं। तो हाउ विल वी आइडेंटिफाई? एनीवन? You just know the equation of the circles. S1 is equals to 0 पता है, S2 is equals to 0, मतलब S is equals to 0 and S dash is equals to 0 मुझे पता है। So how can we identify angle between tangents? इसका काफी सिमिलर प्रोसेस हम पहले कर चुके हैं, कवर कर चुका हूँ मैं। सर वो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड करके लगा दो। हाँ वही एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टैंजेंट्स के लिए जो चीज यूज की थी, सिमिलरली यूज करेंगे। क्या करेंगे? लेट्स एक्सटेंड दिस, ऑब्वियसली दोनों सेंटर से पास होगा and you have this theta. So since this is 90 degree and this is also 90 degree, so you can say that PC1A and PC1B, PC2B दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। यहाँ पे ये R1 पता है आपको and also you know the center distance D पता है आपको। तो फिर बताओ नेक्स्ट कैसे प्रोसीड करेंगे? D पता है मुझे, R1 पता है मुझे, how can we proceed at this point P? सिमिलैरिटी से तो आप लिख दोगे ना, मान लो tan थीटा इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया R1 अपॉन C1। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेकर टेंजेंट का नहीं उससे नहीं। मान लो मैंने R1 अपॉन P A1 लिख दिया, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू R2 अपॉन P, मतलब R1 अपॉन P A लिख दिया और R2 अपॉन P B लिख दिया। दैट्स इट। इसके बाद अच्छा, यू गाइस नो दैट क्या कहते हैं इसको, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। एनीवन एवर हर्ड ऑफ दिस थ्योरम ऑफ? सुना है लेकिन याद नहीं क्या था। बेसिक सर हमने 10th में शायद से इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं है, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज के लिए वर्क करता है, जैसे कंपोनेंट में डिविडेंडो था आपका सिमिलर वे में। तो ये होता है जैसे मान लो मेरे पास 2/3 इज इक्वल्स टू 4/6 गिवन है, ऑब्वियसली द रेशियोज आर इक्वल। तो अगर मैं दोनों तरफ सेम चीज, मतलब जो राइट हैंड साइड पे है मेरे पास, या अगर दो रेशियोज मेरे पास इक्वल हैं, तो मैं किसी भी एक रेशियो से सब्सट्रैक्ट या ऐड करूंगा तो द रेशियो स्टिल रिमेन्स इंटैक्ट।
जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स यूज दिस रेशियो, ये वाला रेशियो और ये वाले मतलब फर्स्ट रेशियो में, रेशियो 1 में रेशियो 2 का सब्सट्रैक्शन करते हैं, R1 माइनस R2 करते हैं, तो 2 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 6 आपको क्या देगा, -2 अपॉन -3. सो द रेशियो रिमेन्स इंटैक्ट, रेशियो रिमेन्स इंटैक्ट. तो अगर मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, ऐड भी करके देख लेते हैं, 2 + 4 अपॉन 3 + 6 which will give me 6/9 which is again 2/3. तो again the अरे ratio will remain कंपोनेंट नॉट intact. इवन एंड जैसे ही है ना। हाँ जैसा है, लेकिन इसको थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि जो आपके पास अगर दो चीजें इक्वल गिवन है तो आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या करते हो, डिनोमिनेटर से ऐड और डिनोमिनेटर से डिवाइड सब्सट्रैक्ट कर देते हो, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करते हो, राइट. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम क्या कर रहे हैं, जो राइट हैंड साइड पे मेरा रेशियो है, या कोई भी एक रेशियो पिक कर लो, जो राइट हैंड साइड पे मेरा रेशियो है उसी से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, उसी से ऐड कर रहा हूँ. तो दिस इज थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज. तो दिस वर्क फॉर एवरी इक्वल रेशियोज. तो ये चीज यूज कर सकते हो. तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो यूज करूंगा तो देखो क्या रिजल्ट मिलता है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 अपॉन PA माइनस PB, या R2 माइनस R1 भी लिख सकता हूँ इसको ना, बेटर है वो लिखता हूँ, R2 माइनस R1 अपॉन PB माइनस PA. एंड व्हाट इज PB माइनस PA? टैंजेंट का लेंथ। टैंजेंट मतलब AB का लेंथ आ जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन AB आ जाएगा, राइट. यहाँ तक समझ में आया? अगर मैं यस सर, और AB की लेंथ हमने PB में ऑलरेडी से निकाली हुई है। राइट, AB की लेंथ हमने ऊपर निकाली हुई है, AB की लेंथ, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट ये वाली है, वो चीज यूज कर लो. तो फाइनली यू विल बी गेटिंग tan थीटा इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर. तो यही चीज, बस जो चीज डिनोमिनेटर में सब्सट्रैक्ट हो रही है ना, बस वही चीज आप न्यूमरेटर में लिख दोगे तो आपको tan थीटा मिल जाएगा. अब देखो tan थीटा मिल जाएगा तो ड्यू टू सिमेट्री आप tan 2 थीटा निकाल सकते हो. हाँ बोलो. सर एक मिनट, ये tan थीटा जो अपने ऊपर लिखा ना, वहां से वापस एक्सप्लेन कीजिए. tan थीटा क्या आ जाएगा, अगर ये एंगल निकालोगे, क्योंकि ये PC1A और PC2B सिमिलर ट्राइंगल्स, राइट. triangle PC1A is similar to triangle PC2B. तो लिख सकते हैं ना, PC1 upon PC2 is equals to C1A upon C2B. तो C1A upon C2B क्या आ जाएगा, C1A is R1, C2B is R2 और upon PA upon PB. तो वहां से ये लिखा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है, या tan थीटा इज इक्वल्स टू लिख दो, सेम ही चीज आ रही है. हाँ, फिर आपने वो डायरेक्टली थ्योरेटिकल इक्वेशन इक्वल रेशियो लगा हाँ, दिया. थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो लगाया, तो यहाँ से R2 माइनस R1 अपॉन PB माइनस PA कर रहा हूँ, इस वाले रेशियो में ये वाला रेशियो सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, रेशियो विल रिमेन इंटैक्ट, ये मैंने प्रूव किया यहाँ पे. तो रेशियो विल रिमेन सेम, तो इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू दिस. तो वहां से PB माइनस PA किया तो AB आ गया, और AB इज लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट, जो मैंने अभी लास्ट क्लास में निकलवाया था, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो उस चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. समझ तो गया सर. हाँ, तो अगर मेरे पास tan थीटा आ गया तो मुझे tan 2 थीटा निकालना है. रिमेंबर एंगल बिटवीन बोथ द डायरेक्ट टैंजेंट्स इज tan 2 थीटा, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है. हाँ, ठीक है, तो tan थीटा आने के बाद tan 2 थीटा निकालना है आपको. तो वहीं पे क्वेश्चन एंड मत कर देना, बट देखो निकालने के लिए आपको कुछ याद नहीं करना है. आपको क्या करना है, R2 माइनस R1, मतलब बेसिकली डायरेक्ट टैंजेंट के लिए जो हम करते हैं R2 माइनस R1 करते हैं, फॉर्मूले में तो यही है ना, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट के R2 माइनस R1 लिखना होता है. तो वही जो चीज आप सब्सट्रैक्ट कर रहे होते हो स्क्वायर में, डिनोमिनेटर में, लेंथ में, वही सेम चीज न्यूमरेटर में डाल दो. अगर यही सेम चीज प्रोसेस में फॉलो करूंगा ट्रांसवर्स टैंजेंट के लिए, तो R2 प्लस R1 आ जाएगा और डिवाइड बाय वही सेम चीज होगी. देखते हैं, इसको भी करके दिखा देता हूँ. सर एक छोटा सा डाउट है इसमें, tan थीटा में हमेशा पॉजिटिव ही मतलब लेना ना, जैसे R2 माइनस R1 में हमेशा जो बिगर वाला सर्कल है माइनस स्मॉलर सर्कल की रेडियस करेंगे ना. नहीं, ऐसा कुछ मतलब हाँ वैसे ही करोगे, क्योंकि रीजन एक क्या है कि जो हम थीटा निकाल रहे हैं ना, जब भी आप थीटा निकाल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, देखो जब भी आप कोई बड़ा सर्कल बनाते हो तो डायरेक्ट टैंजेंट जो होता है वो इस तरफ आता है ना. तो
मतलब इसका कोई ऐसा मतलब इस तरफ से आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा ऐसा बेसिकली बनाने के लिए, तो हाँ लेकिन सर, उसका कुछ सिग्निफिकेंस ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ ठीक है R2 माइनस R1 ही करना। तो मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई। अब नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है, दूसरा एंगल भी आ सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला लोगे तो यही वाला मिलेगा। सर tan 2 थीटा के लिए क्या आएगा? tan 2 थीटा के लिए क्या आएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan हाँ वो फॉर्मूला लगा देना स्क्वायर। है, हाँ 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 बस। फॉर्मूला लगा देना, मतलब इसकी वैल्यू निकाल करके सब्स्टिट्यूट कर लेना, और ये बहुत इजीली निकल जाएगी वैल्यू tan थीटा की। ठीक है, R2 में दोनों रेडियस को सब्सट्रैक्ट करना होगा और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स पता ही होगा, तो वहां से बहुत इजीली निकल जाएगा जब सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी तो। ठीक है, अब पर ट्रांसवर्स जो के लिए देखो। ट्रांसवर्स होंगे उधर 2 थीटा होंगे ना, तो कौन सा दिखेगा? हाँ दिखाता हूँ अभी। एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स टैंजेंट, एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स टैंजेंट में लेट्स टेक 2 सर्कल्स। तो उसके बाद एक तो ये जाएगा और दूसरा ये जाएगा। अच्छा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये जो सेंटर वाला पॉइंट, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, दैट विल ऑलवेज पास थ्रू सेंट्रल ज्वाइनिंग लाइन। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस सर, ट्रू है। Yes, true. कैसे प्रूव करोगे इसको? सिमिलैरिटी। Similarity. सिमिलैरिटी से तो ये प्रूव नहीं, सिमिलैरिटी से नहीं सर देखो, ये जो ट्रांसवर्स टेंजेंट्स जहाँ टच होंगे वहाँ से जो रेडियस आएगा वो तो नहीं, उससे कुछ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे? लेट्स से आई हैव टू डिटरमाइन, लेट्स से आई हैव दिस पॉइंट P थीटा, ये चीज सोचना, मतलब जो क्वेश्चन मैंने पूछा था दैट दिस विल लाई ऑन द सेम लाइन, अगर सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं तो दैट इज ट्रू, बट स्टिल थिंक बाद में मुझे बताना। अभी लेट्स फोकस ऑन द थ्योरी फर्स्ट, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ। नॉट दैट आई एम बिहाइंड, मतलब आज कंप्लीट हो जाएगा एंड स्टिल, बट एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे अच्छे डिस्कस करते हैं, बट ठीक है, इस पे सोचना एक बार। अभी मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कैसे निकालेंगे हम? व्हाट आर द स्टेप्स? अगेन देखो, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल ही यूज करना है आपको। कैसे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज करना है? ट्राइंगल PAC1 इज सर सिमिलर उसमें टू tan ट्राइंगल थीटा इज इक्वल टू BC2 अपॉन PC2 आ जाएगा, और वही सेम थीटा जो रहेगा वो AC1 PC1 अपॉन अपॉन, AC रहेगा। हाँ PC1 अपॉन AC1, सॉरी PC1 अपॉन PC2 इज इक्वल्स टू AC1 अपॉन BC2। यहाँ से इसको लिख सकते हो R1 और इसको लिख सकते हो R2। तो अभी अगर मैं क्या अप्लाई करूँ, या मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो R1 अपॉन PC1 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन PC2, या उल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है जो भी है। तो हाँ, अभी मैं क्या करूँ यहाँ पे, व्हाट शैल आई डू? थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज ही अप्लाई करेंगे ना, R1 प्लस R2 अपॉन यस सर, इस PC1 बार प्लस ऐड PC2। कर देंगे हम दोनों को, हाँ, तो क्योंकि वो, PC1 प्लस PC2 ऐड करेंगे तो D मिल जाएगा, मतलब हाँ सर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स मिल जाएगा। तो बेसिकली एक सेकेंड, इंस्टेड ऑफ दिस आई एम यूजिंग PC1 और PC2 यूज करने की जगह ना, क्योंकि उससे थीटा नहीं निकलेगा आपका, आपको ये वाला एंगल चाहिए ना, ये वाला हाइट चाहिए, हाँ तो सर, आई एम यूजिंग AC1 और BC2 हो जाएगा। PA अच्छा और नहीं, वो PB तो यूज है, कर रहा हूँ। हाँ AP और PA और PB हो PB, जाएगा। हाँ PA और PB यूज कर रहा हूँ मैं। तो अब इफ आई एम अप्लाइंग नाउ, तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। हाँ, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो अप्लाई कर रहा हूँ, तो R1 प्लस R2 अपॉन PA प्लस PB, and PA plus PB can be quoted as AB, और AB आपको पता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट वो कितना होता है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये tan थीटा की वैल्यू लिख दी मैंने, या तो रेशियो से भी लिख सकते हो इसको, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अपॉन
रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। सर थोड़ा होगा इसमें। हाँ तो ये हो गया एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स टैंजेंट्स। अगेन ये टॉपिक बहुत सिंपल से है। जैसे मान लो मैंने सर्कल की दो इक्वेशंस दे दी, एक क्वेश्चन चाहो तो कर लो अभी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सर्कल की इक्वेशंस दी ना, फिर आप तुरंत क्या कहते हैं R1 निकाल सकते हो, R2 निकाल सकते हो और D निकाल सकते हो। वंस यू हैव दीस थ्री वैल्यूज, सर्कल की इक्वेशन में R1 R2 पता है, तो tan थीटा पता है, फिर अगर tan थीटा पता है तो tan 2 थीटा भी पता है, तो फिर बहुत इजीली हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अच्छा ये सारी सिचुएशंस में वैलिड है। लाइक यू डू नॉट हैव टू थिंक कि कोई पर्टिकुलर केस होगा जहाँ पे ट्रांसवर्स टैंजेंट नहीं बन रही होगी। अगर खुद ही सोचो ट्रांसवर्स टैंजेंट नहीं बन रही होगी तो क्या होगा? लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था क्या, ब्रीफ किया था क्या? सर tan नहीं किया था। स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। एक और चीज देखते हैं। लाइक लेट्स से वो वाला केस बनता है जहाँ पे ट्रांसवर्स टैंजेंट नहीं बनते हैं। तो अगर ट्रांसवर्स टैंजेंट नहीं बन रहा तो ये जो डी है, डिस्टेंस जो है वो R1 और R2 के सम से कम हो जाएगा, राइट? डी विल बी लेस देन R1 प्लस R2, यही तो केस था ना। अगर डी R1 और R2 से कम हो जाएगा तो दिस डिनोमिनेटर विल बी नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर ऐसा आ जाएगा कि नेगेटिव आने लगेगा, एंड डिनोमिनेटर जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड बोलेंगे, मतलब वो हो जाएगा, क्या सर कहते हैं अनरियल आ तब जाएगा। प्राइवेट। हाँ, रूट्स अनरियल आ जाएंगे तो वो सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली वो चीज एडजस्ट हो जाएगी सेम फॉर्मूले पे। तो यू डू नॉट हैव टू कंसिडर कि हर केस के लिए अलग अलग फॉर्मूले होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे केसेस के लिए कॉमन चीजें यूज होंगी, ठीक है। तो लेट्स मूव अहेड। चाहो तो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक जैसे डिस्कस द पोजीशन ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। उसके बाद सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x ले लेते हैं प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे बताओ कि ये दोनों सर्कल्स कैसे होंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में? एक दूसरे से इंटरसेक्टिंग होंगे, एकदम नॉन इंटरसेक्टिंग होंगे, टचिंग ईच अदर होंगे एक्सटर्नली, टचिंग ईच अदर इंटरनली, या एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर लाई करेगा, कैसा होगा? सर एक सेकंड इक्वेशन देखने दीजिए। हाँ एक मिनट। सर टचिंग होंगे क्या? टचिंग होंगे एक दूसरे से? हाँ Yes, sir. टचिंग एक्सटर्नली, एक्सटर्नली की हाँ इंटरनली? सर एक्सटर्नल। Externally. टचिंग एक्सटर्नली। अब मान लो यहीं पे मैंने पूछ लिया कि मुझे बताओ लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट। अच्छा पहले मैं प्रूव कर दूं, आप सारी चीजें निकालो, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट, एंगल बिटवीन टू डायरेक्ट टैंजेंट्स, एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स टैंजेंट, चारों चीजें निकालने की कोशिश करो। मैं तब तक बाकी लोगों को बताता हूँ कैसे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। देखो ये क्या दिया हुआ है, इसका सेंटर क्या हो जाएगा इस सर्कल का? 0,0 देखो सेंट, और रेडियस हो जाएगा 2। सेंटर और रेडियस निकालना हर सर्कल का बहुत बेसिक सी चीज है, अगर किसी को नहीं आता तो वापस से डे 1 लेक्चर 1 प्लीज फॉलो करो। रेडियस क्या आ जाएगा यहाँ पे? रेडियस 3 आ रहा है। सर 3 आ जाएगा। हाँ रेडियस 3 आ रहा है।
तो अब सेंटर 0,0 है, सेंटर 5,0 है। अगर ध्यान से देखो तो 0,0 और 5,0, और अगर यहाँ से मैं 3 रेडियस वाला सर्कल बनाऊंगा तो कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ से मैं 2 रेडियस वाला सर्कल बनाऊंगा तो कुछ इस टाइप का बनेगा। तो टचिंग ईच अदर एट एक्सटर्नली टाइप का केस आता है। अभी यहाँ पे मुझे लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट निकालनी होगी, तो क्या होती है वो? सेंटर का डिस्टेंस कितना हो गया? 5। 5 सेंटर के बीच का डिस्टेंस 5 हो गया। अच्छा, ये चीज ऐसे कैसे करोगे? d इज इक्वल टू r1 प्लस r2 था, इसलिए टचिंग एक्सटर्नली है, जो केस मैंने लिखवाया था, याद रखना वहां पे। ठीक है, तो दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस 5 आ गया मेरे पास। और अगर मैं लेंथ ऑफ टैंजेंट निकालूंगा, डायरेक्ट टैंजेंट का लेंथ निकालूंगा, तो क्या आ जाएगा? √25 माइनस r1 माइनस r2 1 कितना आ जाएगा?4 √24 आ जाएगा। 2√6 हाँ, जो भी है 2√6 आ जाएगा फिर। ठीक है, और ट्रांसवर्स टैंजेंट की लेंथ कितनी आ जाएगी? सर 0। 0 आ रही है ना, हाँ क्योंकि सर, ट्रांसवर्स एक ही टैंजेंट एक पॉइंट है। पॉइंट होना, एक ही पॉइंट है, तो लेंथ 0 आ रही है। तो वही मैं कह रहा था कि सारी केसेस अपने आप ही आ जाएंगे। ट्रांसवर्स टैंजेंट लेंथ, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट वाले फॉर्मूले में डालो तो 25 माइनस 25 विच विल बी 0। तो ऑटोमेटिकली आ गया अपने आप आंसर। देखो, एंगल बिटवीन डायरेक्ट टैंजेंट्स। सर ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ 0 है, इसका मतलब टेंजेंट नहीं है या फिर वहां पर सर्कल इंटरसेक्ट नहीं, कर रहा है लेंथ या ऑफ क्या? टैंजेंट 0, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट 0 आया, तो मतलब एक ही पॉइंट पे टैंजेंट, मतलब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट, मतलब अगर मान लो थोड़ा सा भी सर्कल अपार्ट होता तो कुछ तो लेंथ आती ना ट्रांसवर्स टैंजेंट की। बट हाँ ट्रांसवर्स टैंजेंट लेंथ 0 आने का मतलब क्या हो गया? कि टैंजेंट है बट उसकी लेंथ 0 है, तो मतलब किसी एक ही पॉइंट पे टैंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो लेंथ क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, नाउ एंगल बिटवीन डायरेक्ट टैंजेंट्स। tan थीटा कितना आ रहा है? पहले tan थीटा बताओ। सर One tan by इनवर्स 2/23 into √24 फाइनल आंसर आएगा। 1/√24 आ रहा है ये, तो tan 2 थीटा कितना आ जाएगा? निकाल सकते हो। सर 2 into √24/23। हाँ, 2 into √24 सर ऊपर into और ऊपर into √24 और नीचे 24 23 आएगा। हाँ, मतलब ठीक है, जो भी है tan 2 थीटा निकाल लेना, अभी मैं इसमें नहीं जा रहा। और एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स टैंजेंट, सर डिनोमिनेटर में 0 आएगा। 9. डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, 0 तो कैसा आ रहा है वो अगर 90 डिग्री डिनोमिनेटर tan थीटा इज इक्वल्स टू π/2 आ गया, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू π/2 आ गया, Yes. और अगर थीटा इज इक्वल्स टू π/2 आ गया, तो ध्यान से देखो, जो मेरा ट्रांसवर्स टैंजेंट होगा वो सही नहीं है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस नहीं आना चाहिए। हाँ आना चाहिए ना, क्योंकि ये मेरा एक्स एक्सिस ही तो है ना, उससे परपेंडिकुलर आना चाहिए। देखो सही आ रहा है एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स टैंजेंट। तो अब एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स टैंजेंट π/2 का क्या मतलब है? लाइक एंगल बिटवीन डायरेक्ट टैंजेंट का तो समझ में आता है कि दोनों एंगल्स कैसे हो रहे हैं, मतलब लाइक एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स टैंजेंट समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? ये एंगल की बात कर रहा हूँ। अब ये एंगल π/2 हो जाने का मतलब क्या हो गया? सर एक ही टेंजेंट है, परपेंडिकुलर है उस लाइन के। मतलब 2 थीटा तुम्हारा 180 हो गया ना, सर हाँ। हाँ ये तो पाई थीटा आ नहीं, जाएगा। हाँ 2 थीटा पाई हो गया, तो मतलब एक अगर ऊपर के साइड में बढ़ रहा है तो दूसरा नीचे के साइड में बढ़ रहा है, तो मतलब एक दूसरे से पैरेलल दोनों टैंजेंट्स हो गए। ये चीज समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? हाँ यहाँ पे ये वाला थीटा π/2 हुआ, तो ये लाइन, तो ये वाली लाइन, ये जो ए बी लाइन है, ये परपेंडिकुलर हो गई उस क्वेश्चन में। तो दूसरा वाला एंगल भी तो पाई नीचे जाएगा ना, तो वो एक दूसरे से पैरेलल आ रहे हैं। तो एंगल बिटवीन टैंजेंट्स इज नॉट π/2, एंगल बिटवीन टैंजेंट्स इज पाई। याद रखना 2 थीटा होता है। आंसर मार्क करते वक्त ध्यान देना इस चीज का। तो ये चीज सबको क्लियर हो गई ना कि कैसे फॉर्मूले एक ही जगह एप्लीकेबल हो जाएंगे सारे, मतलब एक ही फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes.
ओके सर बस एक लाइन ऊपर कीजिए ना। हाँ श्योर। और जो जैसे जैसे मैं फॉर्मूला पढ़ाता जा रहा हूँ ना, इन फॉर्मूलेस की लिस्ट प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ऑल्दो मैं बहुत लिमिटेड फॉर्मूले बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मोस्टली चीजों को ज्योमेट्री से सॉल्व करने की या ट्रिगो से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट स्टिल जैसे मैंने पेयर ऑफ टैंजेंट्स के लिए बोला SS1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो वो समझ में आना चाहिए कि SS1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस समझ में आना चाहिए। वो सारी चीजें कहीं एक जगह नोट करते रहो, एक पेज पे ही नोट करो, मतलब लाइक जैसे जैसे जो जो चीजें डेली सीखते जा रहे हो उसको उसी में ऐड ऑन करते रहो। तो यू विल हैव अ कंपाइल्ड लिस्ट एटलीस्ट लास्ट मोमेंट पे, जब 10 मिनट 15 मिनट पहले वाला जो रिवीजन करते हो उस मोमेंट पे लेट्स से किसी चीज का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, तो यू डू नॉट हैव टू गो थ्रू द कंप्लीट नोट्स कि देखूं कि उससे रिलेटेड एक सॉल्व एग्जांपल देखूं, जस्ट हैव टू बी मतलब एक दिमाग में एक क्लियर हेड होना चाहिए, बी क्लियर। एंड उसके बाद फिर अगर वो भी नहीं याद आ रहा फिर भी, तो फिर यू हैव दैट पेज विथ यू, सीधा फॉर्मूला। टेस्ट के टाइम पे नहीं, टेस्ट के पहले, टेस्ट के टाइम पे मत देखना। तो मेक अ लिस्ट ऑफ दोस फॉर्मूलाज, खुद का प्रिपेयर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट में लेट्स से मेरे पास डायरेक्ट टैंजेंट है, कैसे निकाल सकते हैं इसकी इक्वेशन, कभी सोचा है? लाइक डायरेक्ट टैंजेंट पता चल गई, हाउ कैन आई डिटरमाइन द इक्वेशन? एनीवन? एक जनरल मेथड तो दिमाग में स्ट्राइक कर ही रहा होगा। और पता क्या क्या है हमें, मैं पहले बता दूं, मुझे s इज इक्वल्स टू 0 पता है, s डैश इज इक्वल्स टू 0 पता है। मैं बहुत छोटा तो नहीं लिख रहा? समझ रहा है। ओके, ये मुझे a पता है, ये मुझे लेट्स से a2 है, ये a1 है, ये b1 है और ये b2 है। तो आई नो दीज 4 पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स नहीं पता है मुझे, मुझे पॉइंट पता होता तो इक्वेशन लिख देता। तो कैसे करेंगे? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट? सर एक तो हम ऐसे कर सकते हैं s इज इक्वल टू 0 और s डैश इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करके, तो मतलब 2x की वैल्यू और 2y की वैल्यू आ जाएंगी, तो उससे कर s सकते इज इक्वल्स टू 0, s डैश इज इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करके, मान लो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो सॉल्व करने का क्या मतलब हुआ, समझा नहीं मैं। सर a1 और b1 भी पहले सर्कल पर लाई कर रहे हैं और a2 b2 भी लाई कर तो रहे हैं। मतलब a1 को अच्छा नहीं, बट वो हाँ सेम पॉइंट पॉइंट नहीं तो नहीं। होंगे ना, सेम हाँ पॉइंट नहीं है ना। एक चीज कर सकते हो कि y is equals to mx plus c be the equation of the tangent, फिर m और c अननोन है, फिर क्या करोगे आगे क्या करोगे फिर? y is equals to mx plus c मान लिया, y और c निकालना है। उसके बाद फिर क्या कर सकते हो, पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर p is equals to r, देखो मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ p is equals to r, बताओ इसका मतलब समझ रहे हो क्या? मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया और 90 डिग्री, और ये मुझे पता है कि ऐसे पास करेगा सेंटर से c1 c2, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू, मैंने लिखा स्मॉल p इज इक्वल्स टू r, इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू रेडियस। तो अगर आपने एक लाइन की इक्वेशन मानी, लेट y इज इक्वल्स टू mx प्लस c विद द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c निकालने के लिए क्या करोगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये लेट्स से a1 पॉइंट विल लाई हियर, ठीक है। तो a1 पॉइंट विल लाई ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन। तो इस पॉइंट के थ्रू आप उसका पॉइंट लिख सकते हो, फिर उसका सेंटर पता है तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू रेडियस करके m और c के बीच में एक इक्वेशन निकलेगी। सिमिलरली वही चीज यहाँ पे करोगे, एक इक्वेशन निकलेगी m और c के फॉर्म में, दोनों को सिंप्लीफाई करोगे,
बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, बहुत सारी वैल्यूज एज एन यू विल बी गेटिंग अप्रोक्सीमेट 4 वैल्यूज आएंगी टू बी एग्जैक्ट, अगर दोनों सर्कल्स अपार्ट है। और 4 वैल्यूज क्यों आएंगी, कोई बताओ? मतलब दिस इज वेरी लेंदी प्रोसेस, मैं इस मेथड से नहीं बताऊंगा, बट स्टिल एक बेसिक तरीका तो पता ही होना चाहिए। क्या किया है मैंने, y is equals to mx plus c, मैंने एक लाइन की इक्वेशन मानी है, दैट कुड बी द टैंजेंट टू द गिवन सर्कल, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि सिंस टैंजेंट होगा तो लेंथ मतलब जो y is equals to mx plus c, if that line will be the tangent to a given circle, तो सेंटर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू रेडियस करूंगा, तो m और c में एक सर्कल के लिए एक इक्वेशन आएगी, दूसरी सर्कल के लिए दूसरी इक्वेशन आएगी। एंड फाइनली आई हैव 2 इक्वेशंस, 2 अननोन, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशंस हैं। तो अपॉन सिंप्लीफिकेशन आई विल बी गेटिंग 4 वैल्यूज, चार इक्वेशन बनेंगे। तो 4 इक्वेशन क्यों आ रही है मुझे, या why is it a possibility of getting 4 equation? Anyone? सर क्योंकि वो स्लोप्स एक तो अलग अलग आएंगे, और हम लोग जनरली भी जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में मॉड वाला आता है, तो उसको इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस करते हैं ना, माइनस वाले वो दो दो केसेस। बार कर रहे हैं, तो 4 अलग अलग तो ऐसे 4 तो आएंगे, वो तो मैंने ही बताया कि सिंप्लीफाई करोगे तो 4 आएंगे। मैं पूछ रहा हूँ क्यों आ रही हैं 4, क्यों टैंजेंट्स 4 इक्वेशंस आ रही हैं, मतलब 4 वैल्यूज आ रही हैं। सर जो A1 पॉइंट है उसके थ्रू 2 टैंजेंट्स बन सकते हैं और A2 पॉइंट के थ्रू 2 बन सकते हैं ऐसे। राइट, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि डायरेक्ट टैंजेंट बन रही है कि ट्रांसवर्स टैंजेंट बन रही है। मैंने तो लेट द टैंजेंट बी y इक्वल्स टू mx प्लस c ले लिया। आई एम नॉट, मैंने कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं लगाई ना उसमें कि डायरेक्ट टैंजेंट ही आनी चाहिए, ट्रांसवर्स टैंजेंट ही आनी चाहिए। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 वैल्यूज, वो डायरेक्ट, 2 डायरेक्ट और 2 ट्रांसफर्स के लिए। तो दैट इज व्हाई दिस मेथड इज वेरी अनऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता सबसे पहले, तो उसके लिए फिर मुझे कुछ और चीजें करनी पड़ेंगी कि डायरेक्ट कौन सा है और ट्रांसफर्स कौन सा है, ठीक है। तो उस सिंप्लीफिकेशन के लिए आई हैव टू गो थ्रू अ वेरी लेंथी प्रोसेस, तो ऑब्वियसली आई विल बी अवॉइडिंग दैट। तो अल्टरनेटिव क्या होगा, ठीक है, दिस इज समथिंग, लेट्स नेग्लेक्ट दिस। हाउ कैन आई बी श्योर कि डायरेक्ट ही निकल रहा है, मतलब दिस ऑब्वियसली इज अ वेरी गुड मेथड, मैं इसको एक तरह से पूरा नेग्लेक्ट नहीं करूंगा। आई विल बी यूजिंग इट समवेयर डाउन द लाइन। P is equals to R, P is equals to R का मतलब है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू रेडियस, ठीक है। तो आई विल बी यूजिंग दिस, बट लेट्स पुट अ कंडीशन टू इट कि डायरेक्ट टैंजेंट ही मिले मुझे। तो व्हाट कुड दैट कंडीशन बी, लाइक हाउ कैन बी, मतलब एक पहले एक पर्टिकुलर स्टेप फॉलो करते हैं and let's reach to a certain point where I am confident enough that whatever tangent I will be finding will be the direct tangent, then let's apply P is equals to R. तो what will be that first step, मैं कैसे इस चीज को सर्टेन कर सकता हूँ कि whatever tangent I will be getting will be the equation of the direct tangent, equations of the direct R2 - R1 करेंगे P को। R2 - R1, बट उसका यूज कैसे करोगे? फिर C1 और Like, C2 को ज्वाइन करेंगे तो उसकी इक्वेशन पता होगी। मतलब और तुम लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट का यूज करने का बोल रहे हो ना? बिकॉज R2 - R1 डायरेक्ट टैंजेंट का डिफरेंशिएशन तो वहीं पे आता है ना जहाँ पे लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट का यूज करते हैं। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वाला कुछ यूज कर सकते हैं क्या? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वाला, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वाली चीज कैसे यूज कर सकते हैं, यूज हो सकती है क्या? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से यूज क्या करोगे? मान लो एक्सटर्नल पॉइंट, पहले तो ये तुम्हें पॉइंट पता करना पड़ेगा ना उसके लिए, वही जहाँ मैं पे बोल एक्सटर्नली मैं मीट कर रहा हूँ। मैं हाँ मतलब पॉइंट ठीक है, ढूंढना। वही पॉइंट ही ढूंढना है, राइट, ठीक है। तो लिख लो सब लोग ये पहला स्टेप, मैं बता दे रहा हूँ, मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। स्टेप 1 विल बी टू फाइंड, स्टेप 1, ये मेरा पॉइंट P है, ठीक है, अंदर चला गया, इसको हटाओ। स्टेप 1, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो इससे क्या होगा, एडवांटेज क्या होगा, अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली ही लाइन टैंजेंट होगी,
राइट एवरीवन? If I'll be getting to point of intersection, तो उस point से pass होने वाली line ही tangent होगी, and I will be very certain that that particular lines will be the direct tangent and not the transverse one in this case as shown in the figure. Transverse tangent नहीं possible है ना यहाँ से. So step 1 will be the find the point of intersection. अब कैसे निकालेंगे point of intersection? वो इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला लगा के। इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला लगा के? कौन सा फॉर्मूला? नहीं, लेकिन हमको कुछ नहीं पता नहीं है। रुको, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। बहुत बहुत डीप मत घुसो, क्लास 10 तक ही रहो। अगर मुझे पता होता कि बहुत क्या बेटा, क्या बोला सर? वो वापस बताओगे क्या कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया तो ट्रांसफर क्यों नहीं होगा? देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया तो इस पॉइंट से पास होने वाले दो ही टैंजेंट्स होंगे ना। ट्रांसवर्स टैंजेंट ऐसे होगा ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यहाँ कहीं आएगा बीच में ट्रांसवर्स टैंजेंट के लिए। अच्छा हाँ, ठीक है, तो दैट इज व्हाई यहाँ पे डायरेक्ट टैंजेंट ही होगा। तो सबसे पहले अगर मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकाल दिया तो ऑब्वियसली जो भी लाइन उससे पास होगी सर वो that will be लाइन की डायरेक्ट टैंजेंट। PA1 और PB1 से इक्वल होते हैं ना? PA1 और PB1 इक्वल है, और A1 और B1 नहीं, सेंटर से लेंथ और टैंजेंट की लेंथ बराबर कैसे हो सकती है? अच्छा, ये PA1 और PB1 नीचे वाला, ठीक है, हाँ 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 ठीक है, इक्वल होता है। फिर हम सेंटर तो पता चल जाएगा हमको, तो और हमको नहीं। अच्छा, अभी इस चीज का मैंने यूज किया, पर ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सब लोग इस चीज पे फोकस करना। PA1 C1 एंड PA2 C2, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे? हाँ, हाँ, इसमें मुझे क्या क्या नोन है? A1 C1 पता है, A2 C2 पता है, C1 C2 भी पता चल सकता है मुझे। तो क्या मैं सिमिलैरिटी से या इस तरह से सोचो कि एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगा करके पॉइंट भी निकाल सकता हूँ? 10th क्लास की मैथ्स पे अगर तुम्हें बेटा ये डिस्टेंस पता है और तुम्हें ये पता है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, अभी ये मैंने ऊपर यूज किया, मिल जाएगा। बराबर रेशियो मिल जाएगा। तो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल बी यूज सेक्शन फॉर्मूला। और कैसे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे देखना। जो P है मेरा वो लाइन ज्वाइनिंग P डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग C1 एंड C2 एक्सटर्नली इन रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड करेगा? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल लगा के बताओ। सर C1 by C2, R1 by R2 मतलब R1 by R2। R1 by R2 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यूजिंग एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला आप P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। किस रेज योर हैंड जिसको सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना आता। मतलब ऐसे डांटूंगा नहीं, बस मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितना डीपली मुझे जाना है। अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, तो एवरीवन कैन अप्लाई दैट, राइट? Yes. ठीक है ओम, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो ध्यान से फोकस करना वहां पे, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया तो स्टेप 2 देखो क्या हो जाएगा। स्टेप 2 में फिर मैं क्या करूंगा अभी? हाँ सॉरी, क्या कह रहे हो शाकिर? बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या कह रहा है वो, कोई बताओ। R1 by R2 ये रेशियो कैसे आया? R1 by R2 रेशियो कैसे आया? अरे ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल PA1 C1 is similar to triangle PA2 C2। तो यहाँ से अगर मैं PC1 upon PC2 लिखूंगा
तो उसको मैं लिख सकता हूँ ना A1 C1 अपॉन A2 C2, तो ये R1 अपॉन R2 हो जाएगा ना, और PC1 अपॉन PC2 वो सेक्शन फॉर्मूला ही तो आ रहा है, हाँ सर। समझ गया ना? सब्सट्रैक्ट कर लो, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज यूज कर लो, समझ जाओगे। सब ठीक है, ओके नेक्स्ट। हाँ, तो स्टेप टू क्या होगा अभी, जो मैं पहले बता रहा था कि लाइक अभी क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू mx प्लस c विद द इक्वेशन। तो अब p के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, लेट p के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से आप लोग को मिल जाएंगे, तो लेट p b जो मिला मुझे वो h k मान लेते हैं, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, टैंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देन अज्यूम इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू बी y minus k is equals to m times of x minus h. Now I am, अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में आई एम वेरी सर्टेन दैट वट एवर वैल्यू आई एम गेटिंग इज फॉर डायरेक्ट टैंजेंट, राइट, क्योंकि मैंने h के सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो जो भी इक्वेशन मिलेगी वो डायरेक्ट टैंजेंट की ही मिलेगी। आई विल नॉट बी गेटिंग 4 इक्वेशंस, आई विल नॉट बी सॉल्विंग इट फॉर 4 वेरिएबल्स एंड चेकिंग इट वेदर दैट इज डायरेक्ट टैंजेंट और ट्रांसवर्स टैंजेंट, तो वो सारा प्रोसेस नहीं फॉलो करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे सर पर 2 इक्वेशन आनी चाहिए ना। हाँ, तो 2 इक्वेशन आएगी ना यहाँ पे, m की पॉइंट h के आएगा, m की वैल्यू डिफरेंट आएगी ना दोनों के लिए। यहाँ पे तो एक ही अननोन है ना m, अभी m निकालेंगे ना। अरे फैमिली ऑफ लाइन सोचो ना, एक पॉइंट से 2 लाइंस पास कर सकती है ना, एक का स्लोप कुछ और हो गया, एक का कुछ और हो गया, पॉसिबल है ना। वैसे हाँ तो m की वैल्यू भी निकालेंगे ना, लेकिन अब मुझे इतना सर्टेनिटी हो गई कि वो डायरेक्ट टैंजेंट ही होगा, राइट। एंड फिर सेकंड पॉइंट क्या करेंगे, यूज p इज इक्वल्स टू r, यूज p इज इक्वल्स टू r, p इज इक्वल्स टू r क्या हो गया, एनीवन? The length of perpendicular on line is equal to radius of circle. रेडियस ऑफ सर्कल। अभी कैसे यूज करना है मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा, थ्योरी सबको समझ में आई, अप्लाई कैसे करना है। r नहीं समझा। p इज इक्वल्स टू r बेटा यहाँ मैंने लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू रेडियस। सर आप जरा नीचे स्क्रॉल कीजिए। अभी मैं इसको क्वेश्चन करके समझाता हूँ कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ना, कैसे p इज इक्वल्स टू r यूज करना है। आई विल बी सॉल्विंग अ क्वेश्चन, एक पार्ट मैं करूंगा, दूसरा पार्ट तुम करना। तो थ्योरी समझ में आ गया ना कि मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने से कितना इफेक्ट पड़ रहा है। हाउ कैन आई बी वेरी सर्टेन दैट डायरेक्ट टैंजेंट मिल रहा है मुझे। सर ये कौन सा p आप बता रहे हो जो r के इक्वल है? हाँ, ये यहाँ का मतलब हो गया लेंथ नहीं ऑफ नहीं, ये p परपेंडिकुलर, कहाँ का है? p कहाँ है ये? ये p लेंथ ऑफ p इज इक्वल्स टू, जैसे t इज इक्वल्स टू 0 में टैंजेंट के लिए यूज कर रहा हूँ, वैसे p इज इक्वल्स टू r का मतलब हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू रेडियस। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। उस तरह से, ठीक है। तो जब भी आई विल बी यूजिंग p इज इक्वल्स टू r तो समझ लेना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू रेडियस अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, किसी और को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन अभी तक? एनीवन? मैं सेक्शन फॉर्मूला भी अप्लाई करना बताऊंगा, ऑल्सो आई विल बी टेलिंग यू गाइस, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला भी अप्लाई करना बताऊंगा, ऑल्सो आई विल बी टेलिंग यू गाइस कि p इज इक्वल्स टू r कैसे अप्लाई करना है, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, बट थ्योरी ये इज p क्लियर। is equal to r क्या है तभी मैं मिसिंग था, मतलब तभी देखो, वो अगर बताओगे। मान लो मेरे पास कोई लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आई विल बी गेटिंग दिस पॉइंट, एक सर्कल से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकता है मुझे उस लाइन का गिवन सर्कल से। हाँ और अगर मैंने सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो रेडियस के इक्वल होना चाहिए। हाँ तो बस यही चीज कर रहा हूँ कि जो गिवन लाइन है उसमें सर्कल की इक्वेशन डालूंगा, सर्कल का पॉइंट डालूंगा, तो आई विल बी गेटिंग दिस पॉइंट a1 या b1 भी मिल जाएगा इस सिचुएशन में। एंड यहाँ पे इफ आई विल बी गेटिंग a1, तो फिर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा और रेडियस के इक्वल करूंगा, तो m की वैल्यूज मिल जाएंगी मुझे। ओके हाँ ठीक है, तो वंस आई विल बी गेटिंग द वैल्यूज ऑफ m, क्योंकि एक ही अननोन वेरिएबल है m, तो वंस आई विल बी गेटिंग m, और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो वंस आई विल बी गेटिंग m, तो 2 वैल्यूज ऑफ m आएंगे, तो फिर मैं इक्वेशन लिख दूंगा। ठीक है, और याद रहे इक्वेशन मेरी ये वाली लाइन की होगी।
ठीक है, बस मुझे m की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, उसकी भी थ्योरी कवर कर लेते हैं, एक साथ ही दोनों का क्वेश्चन करेंगे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट के बाद लेट्स स्टडी इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इसके बाद आप लोगों का कोई और लेक्चर है क्या? हाँ सर। Yes, sir. Chemistry. केमिस्ट्री का कौन पढ़ाता है? मतलब ये वाला ट्रैक कौन लेगा आज वाला? Guru, sir. सर लेंगे। चलो ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट, ठीक है। अब ट्रांसवर्स टैंजेंट के लिए देखो मैं इसमें क्या जो कर रहा की हूँ। पॉइंट होगा वो r1 by r2 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा ना। राइट, R1/RT रेशियो में इंटरनल डिवाइड करेगा। क्यों? देखो अगर मैं ट्रांसवर्स टैंजेंट बनाता हूँ, कुछ ऐसी आएगी। तो C1 C2 S dash is equals to 0, S is equals to 0. Now this is point P. P point will be lying on the line joining the center. जैसे ऊपर वाले के लिए भी लाइन कर रहा था, वो एक्सटेंडेड के लिए कर रहा था, यहाँ इंटरनली करेगा। Now क्या हो जाएगा यहाँ पे? वही सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जैसा मैंने पहले किया था, वही सेम चीज, ठीक है। तो ये वाला एंगल जैसे थीटा वाले के लिए किया था, एंगल बिटवीन टैंजेंट्स के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा PC1 अपॉन PC2, PC1 अपॉन PC2 इज इक्वल्स टू R1/R2। सो P डिवाइड्स, इस चीज का मतलब हो गया कि P डिवाइड्स इंटरनली C1 एंड C2 internally in ratio R1/R2। तो वही सेम चीज फॉलो करनी है आपको। स्टेप 1 सेम हो जाएगा, P मिल जाएगा, फिर इक्वेशन 2 स्टेप 1 में इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, स्टेप 2 विल रिमेन एज इट इज। तो स्टेप 1 में लिख लो, स्टेप 1 फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? P यूजिंग इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला यूज करके आप पॉइंट P निकाल दोगे, P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। फिर स्टेप 2 एकदम सेम रहेगा जैसे ऊपर किया था। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? y माइनस के इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस h, और फिर आपको क्या करना है? P इज इक्वल्स टू r अप्लाई करना है। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू रेडियस अप्लाई करना है, एंड यू विल बी गेटिंग बोथ ट्रांसवर्स tangents, equation of both transverse tangents, ठीक है। जैसे मान लो मैं करता हूँ, एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। यहाँ तक सबने नोट कर लिया? सर एक मिनट। नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ता हूँ। मैं ट्रांसवर्स के लिए करके दिखाता हूँ, सिमिलर प्रोसेस में आप डायरेक्ट के लिए करना, ठीक है। डन सर। तो जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आई हैव टू सर्कल्स, S is given as, circle is given as x square plus y square। मुझे मेक श्योर करना है कि दोनों सर्कल बाहर लाई करें। 2x minus 6y plus 9 is equals to 0। लेट्स से एक सर्कल ले लेते हैं, and let's take S dash as sorry सर एक बार स्टेप्स दिखाएंगे प्रीवियस? स्टेप्स तो इसके भी प्रीवियस वाले नहीं सर, ये वाला। तो स्टेप 2 तो सेम है। स्टेप 2 तो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ऊपर जो लिखा हुआ था वही वाला सही है। और दूसरा सर्कल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेट्स से मैंने ये दो सर्कल्स ले लिया। सर आप नाउ डायरेक्ट वाला बताएंगे क्या? मुझे एक्सटर्नल वाला नहीं आता सेक्शन।
इसीलिए तो मैं इंटरनल बताऊंगा कि आपको तुरंत समझ में आ जाए। तुम अगर मैं तुम्हें 2 पॉइंट्स दूंगा ना बेटा, तुम डायरेक्टली निकाल लोगे। जैसे मान लो यार एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे, देखो। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉइंट है -2,1 और 3,5। अब लेट्स से मैंने बोल दिया 2:1 में डिवाइड हो रहा है, तो 2:1 में डिवाइड हो रहा है, तो ये पॉइंट निकाल सकते हो ना? क्या करोगे? हाँ सर, -2 क्या करते हो? -2 into 1 -2 into 1 सॉरी into 1 plus 3 plus into 4 3 into 2 डिवाइड बाई 3, 1 plus 1 तो ये एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाता है। अगर मान लो मुझे यही सेम चीज एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोई बताओ? अगर मेरे पास 1,2 दिया हुआ है, 3,4 दिया हुआ है, एंड एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले में लेट्स से h, k है, एंड h, k निकालना है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2:3, कैसे निकालेंगे? सर 2 into 3 minus 1 into 3 by 5 हो जाएगा h का वैल्यू, और k के लिए 2 into 3 minus 4 कंफर्म ये h के लिए 2 into सर 3 हम और इसी 3 को into 1 होगा, इंटरनल में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं ना? राइट? इसी को इंटरनल में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हो। इस तरह से सोचो कि h1 into 3 plus 2 into h अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 3, तो क्या आ रहा है? समझ गया ना? हाँ सर, समझ ठीक है, सर वो माइनस लगता था तब क्या होता था? 5:3 होगा ना? वो वही 3 into 5 हो जाता था, और ये जा करके माइनस हो जाता था, डिवाइड बाई 2 हो जाता था, तो वो माइनस अपने आप आ जाता था। ठीक है, मैं इंटरनली, मैं एक्सटर्नल फॉर्मूला मतलब मैं एक ही तरह से याद करता हूँ चीज़ों को। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं खुद भी उसी तरह से बताता, जैसे तुमने बोला ना कि इंटरनली भी समझ करके कर सकते हैं। इवन आई यूज्ड टू प्रोसेस द सेम थिंग, प्रोसेस इन द सेम वे। बट ठीक है, यहाँ देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 सर्किल दिए हुए हैं। लेट्स से मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट निकालनी है, ठीक है? तो अब बताओ मुझे दोनों सर्कल्स कौन कौन से आ रहे हैं? सर्कल्स का वो क्या आ रहा है जल्दी? सेंटर और रेडियस। सर s वाले में आपने +9 लिखा है या +a लिखा है? 9 है, 9 है। 9 सर्किल नोन है, सर्किल नोन रहेगा हमेशा, मतलब अगर ऐसा ओके कुछ आ रहा है तो। बताओ इसका सेंटर क्या आ रहा है? 1,3 1,3, और इसका सेंटर क्या आ रहा है? -3,1 -3,1। इस सर्किल का रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। रेडियस कौन आ रहा है? इसका रेडियस 3 3. 3 आ रहा है, अप्लाई कर रहे हैं, चलो सही है। ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू 3 आ गया। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? लेट्स से दिस इज P1, और एक्सटर्नल पॉइंट के लिए दिस इज P2। और एक्सटर्नल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे ही आएगा ना, क्योंकि बड़ा सर्किल और छोटा सर्किल रहेगा तो डायरेक्ट टैंजेंट हमेशा छोटे सर्किल की तरफ ही बनता है, ये पता है ना? इतना तो आइडिया लगा सकते हो। Yes. ठीक है, तो P2 यहाँ आएगा। तो P1 के कोऑर्डिनेट्स बताओ जल्दी से इंटरनल सेक्शन अप्लाई करके। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सही साइड पे सही चीज रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सही साइड पे सही रेशियो रखना। P1 पॉइंट्स बताओ। एवरीवन अंडरस्टूड ना हाउ टू फाइंड पॉइंट P1 एंड P2? अब वापस से ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना मुझे, सेक्शन फॉर्मूला। इज एवरीवन क्लियर ऑन दैट? जल्दी Yes. बताओ। सर P1 और P2 क्या आ रहा है? 0,5/2 आ रहा है। 0,5/2। इस साइड को क्या 1 लिया ना? हाँ उस सर, साइड को 1:3 ऐसे ही लिया। 1:3। जिस साइड में बड़ा सर्किल है उस साइड में बड़े सर्किल का रेडियस, जिस साइड में छोटा सर्किल है उस साइड में छोटे सर्किल का रेडियस। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला भी अप्लाई करो, जल्दी से बताओ मुझे। ये P2 पॉइंट भी बताओ। सर P2 कौन सा है? ये एक्सटर्नल सेक्शन वाला, डायरेक्ट वाले का है क्या? डायरेक्ट वाले का। हाँ,
एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला वाला। एवरीवन अंडरस्टूड हाउ टू डिटरमाइन P1 राइट? जिन्होंने आंसर दिया उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोग जो नॉर्मली नहीं बोलते हैं। यस सर। देखो ओम त्रिपाठी लेफ्ट। चलो ठीक है, P2 निकाल लोगे। चलो मैं P1 पे बता रहा हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे अप्लाई करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, y माइनस एफ बाई टू इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 0, जो मैंने बोला था कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखोगे आप वंस यू डिटरमाइन P1। देखो स्टेप यही है ना, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, उसके बाद फिर लाइन की इक्वेशन लिखोगे h कॉमा के सब्स्टिट्यूट करके, तो वो लिख लिया। तो यहाँ से आ गया फाइनली mx माइनस वाई प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया। नाउ किसी भी सर्कल, किसी भी एक पर्टिकुलर सर्कल को चूज करते हैं। तो लेट्स चूज, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे हम निकालेंगे ना स्लोप के लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू r। तो लेट्स चूज द सर्कल विथ रेडियस 1। चूज एनी सर्कल, p इज इक्वल्स टू r अप्लाई करने के लिए कोई एक सर्कल चूज करो। टू अप्लाई p इज इक्वल्स टू r। ठीक है, तो p इज इक्वल्स टू r अप्लाई करने के लिए आई एम चूजिंग रेडियस 1 वाला सर्कल। ठीक है, अब क्या करोगे, ये पॉइंट, तुम्हें लाइन की इक्वेशन पता है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन पता है, और हाउ टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहाँ सर से फुट ऑफ सेंटर ऑफ परपेंडिकुलर सर्कल को सब्स्टिट्यूट कर देंगे लाइन की इक्वेशन में, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x और y हो जाएंगे, और इज इक्वल तो टू सेंटर 1 कॉमा, हाँ सेंटर 1,3 इस लाइन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो p इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 1 into m। पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाते हो ना, लाइक एक लाइन की इक्वेशन दी रहती है किसी पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए, तो p इज इक्वल्स टू r अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 1 into m माइनस 3 प्लस 5/2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वह कितना हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, रेडियस कितना है सर्कल का, रेडियस 1 है। बस ये कह रहा था मैं, p इज इक्वल्स टू r। मोहित समझ में आया? ठीक है, बाकी लोगों को भी क्लियर हो गया ना, p इज इक्वल्स टू r क्या कह रहा हूँ। बहुत सिंपल सी चीज बता रहा था, मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं था कुछ। तो यहाँ से अभी ऑब्वियसली स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो m माइनस 3 प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1, इसका भी स्क्वायर रहेगा ना। तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, स्क्वायर अगर ओपन करोगे तो m स्क्वायर माइनस m प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1। m स्क्वायर और m स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया, तो m इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, -3/4। m इज इक्वल्स टू -3/4। अब मुझे बताओ, ये यहाँ तक सबको समझ में आ गया जो मैंने सिंप्लीफिकेशन किया? इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। राइट, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं वापस से ब्रीफ कर दे रहा हूँ। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा करके मैंने पॉइंट P निकाल दिया है, एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट दीज आर द इजीएस्ट स्टेप दैट आई एम सर टेलिंग। हमें m एक ही कैसे आया? बता रहा हूँ बेटा, वहीं पे पहुंच रहा हूँ अभी। ठीक है, तो दीज आर द इजीएस्ट स्टेप दैट यू कैन अप्लाई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट टैंजेंट है कि ट्रांसवर्स टैंजेंट है, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल आप अप्लाई करोगे। वंस यू हैव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके बाद फिर एक लाइन ले लो, उससे परपेंडिकुलर सेंटर का, किसी भी सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो और रेडियस को इक्वेट कर दो। यू विल बी गेटिंग नॉर्मली 2 वैल्यूज ऑफ m। 2 वैल्यूज ऑफ m नॉर्मली आपको मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मुझे एक वैल्यू ऑफ m आई, तो उससे मैं एक इक्वेशन ऑफ लाइन तो लिख सकता हूँ, राइट। m की वैल्यू इस लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन बताओ क्या आ रही है, 4y plus 3x minus 10 4y plus 3x minus 10. -10 इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन तो ये आ रही है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही ट्रांसवर्स टैंजेंट बन रही हो, लाइक थियोरेटिकली तो देयर शुड बी 2 ट्रांसवर्स टैंजेंट्स। So why is it happening that there's only one transverse tangent coming in this case?
1 plus R2 इक्वल टू D है क्या? क्या? R1 plus R2 इक्वल टू D है क्या? नहीं है ना, दोनों सर्कल बहुत डिस्टेंस पे हैं। वो तो मैंने मेक श्योर किया था ना। 1,3 - 3,1 बहुत डिस्टेंस है दोनों में। रेडियस भी नहीं क्लिक हो रहा, कहीं नहीं आ रहा। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया है यहाँ पे, ट्राई एंड सी दिस। मैंने स्क्वायर्स को कैंसिल आउट किया है। स्क्वायर्स को कैंसिल आउट करने में, जब भी आप क्वाड्रेटिक को कैंसिल आउट करते हो तो मतलब बेसिकली जब भी क्वाड्रेटिक में कैंसिल आउट कर देता हूँ तो नॉर्मली जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा होता है वो रियल रूट्स आ जा रहे होते हैं। बट दिस ऑल्सो, मतलब रियल रूट नहीं बोलूंगा, दिस मतलब एक डिफाइंड रूट मेरे पास आ जा रहा होता है, आता है। दिस मीन्स कि जो मेरे पास, वी आर लूजिंग अ रूट इन दिस सिचुएशन, वी आर लूजिंग अ रूट बिकॉज उस वैल्यू के लिए, उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इज नॉट डिफाइंड। सर tan थीटा π/2 है क्या? राइट, क्वाड्रेटिक इज नॉट डिफाइंड फॉर दैट केस। तो नॉर्मली अगर क्वाड्रेटिक नॉट डिफाइंड होगा तो चल जाएगा, बट हमें पता है कि अगर मेरे पास m नॉट डिफाइंड आ रहा है तो उसका क्या मतलब होता है, वो ध्यान से 90 देखना। डिग्री। इस चीज को ध्यान से समझना कि क्वाड्रेटिक में क्या हो रहा है कि अगर एक क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन ही कैंसिल आउट हो जा रही है तो नॉर्मली यू आर गेटिंग वन वैल्यू। दैट डजंट मीन दैट क्वाड्रेटिक डज नॉट हैव second value, it just simply means that quadratic is not defined for that value. तो नॉर्मली तो क्वाड्रेटिक नॉट डिफाइंड है तो हम एक वैल्यू निकाल करके आगे बढ़ लेते हैं, मेरा काम खत्म हो जाता है। बट इन दिस केस once a quadratic is not defined, तो luckily we got this, तो अच्छा हुआ कि थ्योरी भी कवर हो जा रही है यहाँ पे इस चीज की। बट इन केस ऑफ स्लोप, इफ समथिंग इज नॉट डिफाइंड, या इन केस ऑफ m when you, which we are trying to find out, if something is not defined, so that means tan theta is equals to π/2। सर x एक्सिस एक ये होगा क्या? क्या? x एक्सिस एक ट्रांसवर्स टेंजेंट होगा क्या? नॉट डिफाइंड है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, मतलब एज एन हाँ, बता रहा हूँ कैसे फिगर होगी। तो m नॉट डिफाइंड हो गया, m नॉट डिफाइंड होने का मतलब थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, π/2। तो अगर थीटा इज इक्वल्स टू π/2 आ जाएगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? y is equal to 5/2। फिर से सोचो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? सर x इज इक्वल टू -5/2 होगा ना? x इज इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं होगा? खुद ही सोचो, 0 से पास हो रहा है ना, x की वैल्यू 0 है, उससे पास हो रहा है ना, ट्रांसवर्स टैंजेंट, और टैंजेंट कुछ ऐसा आना चाहिए ना। हाँ सर x इज इक्वल टू 0 है। So the second equation will be x is equals to 0. This is equation 1 and this is equation 2. ये दोनों ट्रांसवर्स टैंजेंट निकले हैं मेरे पास। ठीक है, वापस से देखो, अब ये फिगर जो बन रही होगी वो एक्चुअली ऐसी बन रही होगी कि एक सर्किल ऐसा होगा, एक सर्किल ऐसा होगा, तो इनका एक टैंजेंट ऐसा आ रहा होगा और दूसरा ऐसा आ रहा होगा। तो ये वाले के लिए यू गॉट 4y + 3x = 10, और इस वाले के लिए x = 0 आ गया। समझ लो, फिगर ऐसी कुछ बन रही होगी। अगर सही से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बनाओ तो यू कैन गेट दिस आल्सो, अंडरस्टैंड दिस एज वेल कि कैसा बन रहा है। तो इज दिस क्लियर? ये पिक्चर समझ में आ रही है सबको? यस सर। Yes. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा कुछ आ रहा है, तो दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग सच वैल्यूज। तो यहाँ पे क्वेश्चन को नेग्लेक्ट मत कर देना, दोनों आंसर पॉसिबल हैं। ये यूजुअली मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट जो आते हैं ना, उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, और x = 0 को हम नेग्लेक्ट मार देते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता, या उसमें y = 5/2 भी होता है कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान से सोच समझ करके फिर इस चीज को करना। मैं वापस एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ कैसे मैंने किया है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। मैंने इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके पॉइंट P निकाला। वंस आई हैव पॉइंट P तो मैंने लाइन की इक्वेशन लिखी। लाइन की इक्वेशन लिखते ही मैंने कोई भी एक सर्कल चूज करके इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करके रेडियस के इक्वेट कर दिया, एंड आई विल नॉर्मली बी गेटिंग द वैल्यूज ऑफ m। नॉर्मली मुझे m की वैल्यूज मिल जाएंगी। इस सिचुएशन में क्या हुआ, क्वाड्रेटिक कैंसिल आउट हो गई। तो नॉर्मल होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वी वुड हैव मूव्ड ऑन, बट सिंस आवर m इज नॉट डिफाइंड इन दिस केस,
मेरे पास नॉट डिफाइन आ रहा है तो उसका एक सिग्निफिकेंस होता है एंड बेस्ड ऑन दैट सिग्निफिकेंस आई गॉट दिस रिजल्ट। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन मिल गई। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट आ गई। डायरेक्ट टैंजेंट की निकालो। पॉइंट P2 बताओ क्या आ रहा है। चैट सेक्शन में मत लिखना, मुझे बता देना। क्या सर अभी आप क्या बोले? बेटा ये ट्रांसवर्स टैंजेंट मैंने निकाल दिया ना, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट। तो अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट निकाल दो। सर पॉइंट के कोऑर्डिनेट 7/3 और 11/9 आ रहे हैं। बहुत मार खाओगे अभी। -7/3 कैसे आ रहा है तुम लोगों का? 7/3 और 11/3। हाँ सर। देखो मेरे पास पॉइंट पे ये है, दिस इज 1,3, दिस इज -3,1 और मुझे पता है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हो। 1:3। 1:3 किधर से? लेफ्ट। सर Left P से और 1:4 1,3 के बीच में होगा ना? 1 आएगा। हाँ सर, वो बीच में का बीच में 4 हो जाएगा ना ये वाला। सर नहीं सर, वो इंटरनल वाले। हाँ वैसे ऐसे कर रहे हो, ठीक है चलो ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। क्या सर कर रहे हो? 3 के जगह 4 आना चाहिए था। हाँ सर। नहीं यहाँ पे तो 3 आएगा ना अगर इंटरनल अप्लाई करने जा रहा हूँ तो। सर पहले 1,3 और -3,1 के बीच में 1,3 आ रहा था ना, सो अभी हाँ तो ये 4 आना चाहिए, राइट वही राइट राइट। वही सर। हाँ हाँ ठीक है, 1,4 हो गया। तो अभी बताओ, अब बता दो पी क्या होगा। सर एक सेकंड, अगर इंटरनली आप अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा अगर जो 1,3 पॉइंट है उसको A ले लें और -3,1 को B एक बार ले लें, तो जो हमने फॉर्मूला में निकाला था तो AP/BP इज इक्वल टू 1/3 आएगा ना, क्योंकि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है उसको उस रेशियो में। तो तो अंदर मैं यही तो कर रहा हूँ, 1:2 आना चाहिए ना, 4 की जगह 2 आएगा। एक मिनट रुको बेटा, मैंने मुझे कंफ्यूज कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, PA/PB इज इक्वल्स टू 1:3 कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये कह रहे हो कि अगर ये 1:2, हाँ सर, तो हाँ वो ये PA/PA + AB 1:2 हो होना जाएगा। चाहिए। हाँ 1:2 होना चाहिए। अब वो सही बोल रहे, हाँ तो सही बोल रहे, 1:2 होना चाहिए। तो इंटरनली अप्लाई करने के लिए 1:2 कर लो। सर ये आप बताओगे 1:2 क्यों? देखो ये अपॉन सर एक ये बार फिगर बना के 1 है दिखाओगे दोनों और ये 3 है, फिगर ही तो बनी हुई है ये। ओके सर कुछ देखो अगर ये 1 और ये पूरा पोर्शन 3 है तो बीच वाला पोर्शन शुड बी 2 ना। अगर ये पूरा पोर्शन 3 है उसमें से मैं 1 माइनस कर रहा हूँ तो बीच वाला पोर्शन शुड बी 2 ना। 1:2 अप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, मतलब ये इंटरनली ऐसे 1:2 करो, आंसर बताओ। सर सर 3,4 x3 आ x3 आ रहा है और y 4 आ रहा है सर। हाँ 3,4 अभी सही है,
3,4 आएगा। सर डायरेक्टली एक बार एक्सटर्नल फॉर्मूला लगाकर दिखाइए हाँ, ना। डायरेक्टली एक्सटर्नल फॉर्मूला लगा करके ही देखते हैं। अब वही पे कहते जा रहा था कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ऑलवेज, लेट्स अप्लाई एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। तो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास कोई 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो जैसे मान लो मेरे पास ये A है, दिस इज B एंड दिस इज C, और मुझे बोला है कि लाइक ये पूरा रेशियो M है और ये पूरा रेशियो N है, मतलब C से, जैसे मैं अभी बता रहा था 1:3 इस पर्टिकुलर केस के लिए, ऊपर वाले केस के लिए, कि ये रेशियो 1 है और ये पूरा रेशियो 3 है। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या सर करोगे? जो n रहेगा वो, अच्छा आपने C को एक्सटर्नल लिया है ना? हाँ, C को एक्सटर्नल लिया है, हाँ। ये एक्सटर्नल पॉइंट है मेरा। तो C विल बी क्या कहते हैं, M इंटू दिस B वाला, ये x2 y2 ले लिया, ये x1 y1 ले लिया, n इंटू m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 माइनस n इंटू x1 अपॉन m माइनस n। छोटा वाला है माइनस कर रहा हूँ मैं, बड़ा वाला भी करोगे तो सेम ही चीज़ आ जाएगी, बस सेम ही चीज़ फॉलो करना। और ये हो जाएगा m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 अपॉन m माइनस n। यही चीज़ अगर मैं यहाँ डायरेक्टली अप्लाई करूँ, देखो क्या आएगा। ये 1 है और ये 3 है, ठीक है? सर वो 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा सर, तो माइनस अपॉन 2 हो 3 जाएगा। माइनस 1। नहीं सर आपने उल्टा लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आना चाहिए। देखो नहीं तो सर -3, डिनोमिनेटर में -3 + 1 आएगा ना, अगर आप उस तरफ से अज्यूम कर रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, 1 - 3 आएगा राइट डिनोमिनेटर में। हाँ ठीक है, तो ये करो, पहले मैं 1 इंटू -3 कर रहा हूँ, 1 इंटू -3। देखो ये चीज़ सब क्लियर होनी चाहिए कि ये वाला जो छोटा वाला है ना, उसको ऑपोजिट वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस साइन डाल दो, 3 इंटू 1 अपॉन, जिसको पहले लिखा था उसको पहले लिखो, बाद में ये, तो ये x हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, -3 अपॉन -2, तो -6/-2 विच विल बी 3। समझ गए? इररेस्पेक्टिव ऑफ कि क्या पहले ले रहा हूँ, क्या चीज़ अप्लाई करो, ध्यान से देखना कि ये वाला इंटू ये वाला, ये वाला इंटू ये वाला, और डिनोमिनेटर में जिसको पहले मल्टीप्लाई किया ना, उल्टा भी लिख सकते हो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, मतलब 3 इंटू 1 माइनस -3 इंटू 1 अपॉन 3 - 1। उस सिचुएशन में भी आ जाता है 6/2 विच इज 3। रिजल्ट सेम आएगा, बस सीक्वेंस सही फॉलो करना। समझ गया ये एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला एवरीवन? ओम क्लियर है ये? यस हाँ सर क्लियर। ठीक है, तो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला निकाल करके मैंने p की वैल्यू निकाल दी 3,4, p2 की वैल्यू आ गई 3,4। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - 4 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x - 3। और अभी क्या करेंगे, किसी भी एक सर्कल से परपेंडिकुलर ले लो, पहले इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं सही से। तो क्या आ रहा है, mx सर माइनस mx - y + 4 - 3m = 0। प्लस 4 माइनस सर 3m +4 - 3m = 0। प्लस 4 क्यों, अच्छा तुम उधर ही ले गए, हाँ ठीक है, +4 - 3m इज इक्वल्स टू 0। ये चीज़ एक साथ रख लो, और अब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो 1,3 से, तो क्या आएगा, m - 3 + 4 - 3m अपॉन √m² + 1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से आगे प्रोसीड कर लोगे ना, m की वैल्यूज निकाल सकते हो। बताओ आंसर बताओ जल्दी से निकाल करके।
सर m इज इक्वल टू 0 और 4/3 आ रहा है। m इज इक्वल्स टू 0 और या 4 फिर बाई m इज इक्वल टू 3। 4/3। ठीक है, तो मेरे पास दो रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एकदम नीचे। एक तो आ रहा है मेरे पास m इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा आ रहा है m इज इक्वल्स टू 4/3। और मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन क्या ली थी, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 3। तो y माइनस 4 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 3। तो अगर m की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इक्वेशन क्या आ रही है, y इज इक्वल्स टू 4, और m की वैल्यू अगर मैं 4/3 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इक्वेशन क्या आ रहा है। थ्री वाई इज इक्वल टू सर 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो 3y इज इक्वल्स टू 4x, 3y माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है ना। हाँ तो सही है, ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है एवरीवन। सर पॉइंट ऑफ ये जो इंटरसेक्शन दोनों निकालना है। स्लोप्स आए वो पहले Yes, sir. ट्रांसवर्स टैंजेंट के स्लोप के वो आए। अ, जैसे ट्रांसवर्स टैंजेंट परपेंडिकुलर, माइनस 3/4 आया तो इसका 4/3 आया, तो ऐसा हमेशा ही ट्रू रहेगा क्यों? नहीं ऐसा हमेशा नहीं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन एक बार सोच सकते हैं इस चीज को, क्यों ऐसा हो रहा होगा। अगर मैं ट्रांसवर्स टैंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले करके कंप्लीटली बनाऊं सर्कल, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी अलग अलग आ रहा है। मतलब हो सकता है पॉसिबल हो, अभी के लिए तो मैं ऐसा थ्योरी पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हो रहा है। बेसिकली अगर मैं इसको एक सर्कल पे डालने की कोशिश करूं, नहीं सर्कल नहीं बनेगा ना, नहीं अभी के लिए छोड़ दो, मतलब ऐसा कंक्लूजन मत रखो, बट स्टिल विल कंक्लूड ऑन दिस, विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक, मतलब सोचेंगे एक बार इसके बारे में, मैं सोच के बताऊंगा बेसिकली। अच्छा एक ओके और सर। चीज आप लोग को याद होगा कि मैंने एक वो करवाया था आप लोगों को, सेंट्रॉइड निकलवाया था। तो सेंट्रॉइड निकलवाते वक्त मतलब वो जो ट्राइंगल एपीवी बन रहा था, याद है ना, एक सर्कल था और उसके बाद कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वाली चीज जो पढ़ा रहा था, और फिर मैंने ये बोला था दिस इज ए बी, ये सर्कल है, सेंटर है, सेंटर हो। सर आप अब भी क्या बता रहे हो ये? मैंने आप लोगों को याद है एक सेंट्रॉइड बताया था, सेंट्रॉइड निकालने के वक्त मैंने बोला था कि टी इज इक्वल्स टू 0 के लिए, टी इज इक्वल्स टू 0 और लाइन ओपी को सिंप्लीफाई करके यू कैन गेट दिस पॉइंट एम, याद आ रहा है। और फिर 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो सेंट्रॉइड निकल जाएगा 2:1 के रेशियो में। तो वहां पे भी मैंने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया था, याद आ रहा है ना सबको। अच्छा, क्या हम सिमिलैरिटी से बोल सकते हैं कि दिस एम विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हाँ सर। हाँ बट स्टिल मतलब इस चीज को भी ध्यान में रखना कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ ab, बट स्टिल यू डू नॉट नो a एंड b। ठीक है, तो मतलब यू हैव टू सिंप्लीफाई इट इन दिस वे ओनली कि लाइन op को भी सिंप्लीफाई करना है और t इज इक्वल टू 0 को सिंप्लीफाई करके यू विल बी गेटिंग m, बट रिमेंबर दिस थिंग दैट यू डू नॉट नो a एंड b। तो यहाँ से खैर मैं ये बताना चाह रहा था कि वंस यू नो m ना, तो आप a और b डिटरमाइन कर सकते हो, बिकॉज t इज इक्वल टू 0 आपको नोन है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपको ऑलरेडी नोन है, तो यू कैन डिटरमाइन a एंड b एज वेल इजिली। तो इस चीज को यूज करके आप रिवर्स भी जा सकते हो, अगर किसी को कुछ याद नहीं आ रहा हो ना, तो ऑलवेज यू कैन गो फॉर दिस कि t इज इक्वल्स टू 0 और लाइन ओपी को सिंप्लीफाई करके यू कैन गेट m, m इज द मिड पॉइंट, तो आप a और b निकाल सकते हो क्योंकि आपको लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी पता है। एंड लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है छोड़ो। मतलब मुझे बस यहाँ पे एक सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा रहा था तो मुझे याद आया कि मैंने कहीं और भी यूज किया था, तो अभी वो याद आ गया, बस वही डिस्कस कर रहा था। पर ठीक है, ऐसे ही सिंप्लीफाई करना, मतलब m आप पॉइंट a निकाल के, एंड b कैसे फाइंड कर सकते हो बता रहे थे? वही वही नहीं फाइंड हो पाएगा, वही मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि मुश्किल हो जाएगा बेसिकली। वो मिड पॉइंट तो इनफाइनाइट पॉइंट्स का हो गया ऐसा। हाँ भाई बहुत सारे पॉइंट्स का हो जाएगा, नहीं छोड़ो,
कुछ और सोचने लगा था मैं, ठीक है, लेट इट बी। हाँ सर, हमें डिस्टेंस पता नहीं है। ठीक है, तो ये कॉर्ड ऑफ मतलब ये जो कॉमन टैंजेंट्स वाला टॉपिक था ना आपका, दिस इज कंप्लीट। कॉमन टैंजेंट्स में मैंने क्या क्या बताया है, मैंने आप लोगों को बताया है कि कितने टाइप की कॉमन टैंजेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं और उसके रिलेशंस क्या क्या होंगे, डिस्टेंस मतलब d इज इक्वल्स टू कैसे होगा और एवरीथिंग, मतलब r1 और r2 का क्या रिलेशन होगा d से, d बीइंग डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर एंगल बिटवीन डायरेक्ट टैंजेंट एंड एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स टैंजेंट्स, और कुछ लाइक सारी चीज़ों के लिए एप्लीकेबल एक साथ ही है वो सेम सेट ऑफ फॉर्मूलेस, तो उसको बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है। और फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट निकालने के लिए मैंने बोला, या इनडायरेक्ट टैंजेंट निकालने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल करके ज़्यादा बेटर हो जाता है, P इज इक्वल्स टू आर लगाना। ठीक है, और P इज इक्वल्स टू आर कैसे लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ये भी मैंने बताया है। ठीक है, तो स्टे फोकस्ड। मुझे नया टॉपिक स्टार्ट करना था, पोल एंड पोलर, बट मैं वो नहीं स्टार्ट कर सकता अभी। अच्छा, पोल एंड पोलर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। मतलब कुछ पोर्शन इसका सिलेबस में है और कैसे है वो मैं बताऊंगा, बट स्टिल आई विल बी कवरिंग दिस पॉइंट। तो आई होप यू गाइस डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन विद दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जाएंगे बट स्टिल आई विल बी रिलेटिंग इट विद, क्योंकि ये पॉइंट पोल एंड पोलर अगर पढ़ लेंगे ना तो हमें पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में बहुत हेल्प मिलेगी। एंड थोड़ा सा तो है, उतना तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन मैं उतना बता के रुकूंगा नहीं, उतने से थोड़ा सा और आगे डीप भी जाऊंगा। एंड हाइपरबोला में बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ की हम लोगों को, एंड इससे हम ज्योमेट्री को एक अलग एंगल से देखेंगे। और मैं ये भी चीज़ बताऊंगा कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और टैंजेंट से कैसे रिलेशन हो जाती है, रिलेट हो जाती है, और क्यों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन t इज इक्वल्स टू 0 ही आती है। तो आई होप यू गाइस डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। मैं बताऊंगा कि आपको कितना याद रखना है, उसके आगे वाला पोर्शन कितना आप भूल सकते हो। अगर किसी को समझ में आएगा तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मतलब दिस इज समथिंग जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन आता है, विच इज बेसिकली लाइक, जैसे अगर एक सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करूं, जैसे क्या होता है कि नॉर्मली किसी चीज़ को मिरर में देखते हो तो यू गाइस नो कि उसकी इमेज कैसी बनती है, क्या बनती है, बट try and see something in a circular mirror. मतलब like imagine something seeing in a circular mirror. अब सर्कुलर मिरर का ये मतलब नहीं है कि वन साइड, मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर, लाइक this whole is acting as a, this whole surface, outer surface is acting as a mirror. So it is very interesting topic. मतलब ये आगे जो मैथमेटिक्स हायर लेवल पे पढ़ते हैं दे स्टडी, बट ठीक है, वेल तो वहाँ का कॉन्सेप्ट है ये, बट स्टिल इससे काफ़ी हेल्प मिलती है हमें पूरा पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एंड सर्किल में, बेसिकली जो मेरे कर्व्स होते हैं, तो कर्व्स के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल टॉपिक, तो वो स्टडी करेंगे, हम पढ़ेंगे वो। ठीक है, यू गाइस आर देयर कि सब छोड़ के चले गए? ऐसा अच्छा, इसका एक एग्जांपल भी बता देता हूँ, लाइक इफ यू आर सीइंग समथिंग इन द सर्कुलर मिरर से मतलब क्रॉस सेक्शन सर्कुलर नहीं है, जो मिरर की जो बाउंड्री है वो सर्कुलर है जो मैंने बनाई है अभी यहाँ पे। एंड इफ यू आर सीइंग एन ऑब्जेक्ट वेरी फार वेरी फार मतलब एट इनफाइनाइट डिस्टेंस सॉर्ट ऑफ, तो वो यहाँ पे सेंटर पे दिखता है। You can see it in the center of this circular mirror. And कैसे ये थोड़ा इसके लिए पोलर समझाना है, मतलब ऑलरेडी दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, एंड टू अंडरस्टैंड दिस एंड टू कॉम्प्रिहेंड दिस इज अनदर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स, बट स्टिल वी विल सी, कुछ डिस्कस करेंगे। तो मुझे ये टॉपिक स्टार्ट करवाना था, अगर आधे घंटे टाइम और होता हमारे पास तो मतलब 7:45 तक अगर मैं लेक्चर एक्सटेंड कर सकता तो मैं पढ़ाता इस टॉपिक को, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता। काफ़ी सारी चीज़ें जो जैसे मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पे बताया था ना कि विल डिस्कस इट फर्दर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती, मज़ा आता, बट ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस इज कंप्लीट। एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स अगर रह गए होंगे तो वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा मैं। पार्ट टेस्ट का सिलेबस इज कंप्लीट, सर्कल नहीं कंप्लीट हुआ है, सर्कल में बचा भी बहुत कुछ। तो जैसे लेंथ ऑफ
पावर ऑफ अ पॉइंट बचा हुआ है, जैसे लेंथ ऑफ अ टैंजेंट तो बता दिया था, डायरेक्टर सर्कल बताते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं 10-15 मिनट के, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर कर दूंगा। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर कंप्लीट और डीपीपी 5 तक आप पूरा लगा सकते हो। मतलब डीपीपी बुकलेट स्टार्ट कर लो। मैंने बोला था ना सैटरडे वाली क्लास के बाद आप बुकलेट स्टार्ट कर सकते हो, तो बुकलेट स्टार्ट कर लो। लगभग 50% ऑफ द क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। डीपीपी 5 स्टार्ट करो। स्टार्ट विद स्टेट आर्काइव्स एंड जेई लेवल 1। कोई देख के बताएगा क्या कितने क्वेश्चंस हैं? सर एक मिनट, मेरे पास भी है बुक। स्टेट लेवल एक्सरसाइज में रेडिकल एक्सेस वाले क्वेश्चंस छोड़ दो। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड स्टेट लेवल एक्सरसाइज पूरी ही लग जाएगी मेरे ख्याल से। मतलब स्टेट लेवल एक्सरसाइज में हार्डली 5-7 क्वेश्चन होंगे जो आप नहीं लगा पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन 58 तक है स्टेट लेवल एक्सरसाइज में। स्टेट आर्काइव्स बोला ना मैंने, एक सेकेंड, ये स्टेट लेवल एक्सरसाइज है। आर्काइव्स अभी बता रहा हूँ। आर्काइव्स में यू गाइस हैव 41 क्वेश्चन। ये 41 में से भी लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, ये तो ओरली लगेंगे। ये स्टेट आर्काइव्स वाले क्वेश्चन ये है ना, ये 2 घंटे लेके बैठोगे और ये कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब 2 आवर्स का क्लॉक लगा करके बैठना है इसका। जो क्वेश्चन नहीं आ पढ़ाया होगा वो छोड़ करके, मतलब बता रहा हूँ, हार्डली 5-7 क्वेश्चन होंगे जो छोड़ोगे। 35 क्वेश्चन में 2 घंटे का भी नहीं, मतलब फिर भी 2 घंटे का क्लॉक लगा करके उससे ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करना है इस पर। और अच्छे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, जेई लेवल 1 और लेवल 2 में मिलेंगे। तो ये 45 क्वेश्चंस हैं। इस 45 में से आई थिंक जितना मैंने पढ़ाया है अभी, बस मैं जेई लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, आर्काइव लेवल 2 की बात नहीं कर रहा हूँ। 45 क्वेश्चंस में से आई गेस यू कैन सॉल्व अप टिल 30 क्वेश्चंस। मतलब रैंडमली बीच में से एक आध क्वेश्चन मिस होगा तो मिस होगा, यू कैन सॉल्व 30 to 35 क्वेश्चंस जो हो जाएंगे आपसे। तो ये बिफोर पार्ट टेस्ट हमें कंप्लीट करना है अप टू डीपीपी 5। 3 तक तो मैंने पहले असाइनमेंट दे दिया था, 4 और 5 2 डीपीपी वो हो गई। स्टेट आर्काइव एंड जेई लेवल 1 इसको होल्ड कर दो अभी, इसको बाद में कर लेना या देख लेना एक बार। स्टेट आर्काइव्स एंड जेई लेवल 1 तो कब तक कंप्लीट करोगे आप लोग बताओ? टॉपिक आगे बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। चलेगा कैसा? हाँ, तो कब तक कंप्लीट करके दोगे? 2 डीपीपीज हैं, स्टेट आर्काइव के 40 क्वेश्चन हैं, वो स्टेट आर्काइव वाले पूरे लग जाएंगे। और लगभग 34 क्वेश्चन इसमें है जेई लेवल 1 में। लगभग 30 क्वेश्चन अगले हफ्ते तो ऑब्वियसली, बट बिफोर पार्ट टेस्ट। नहीं, सैटरडे टेस्ट, संडे टेस्ट होगा ना, पार्ट टेस्ट है। हाँ इसलिए तो पार्ट टेस्ट के पहले उतना सिलेबस कोशिश करना कि फ्राइडे नाइट तक कंप्लीट कर लेना, जिससे कि सैटरडे को एक सेशन रख लूंगा मैं फिर। सबमिट बाय फ्राइडे। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे देखने में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, 40 यहाँ हैं, 30 यहाँ हैं। ये 40 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ 2 घंटे से ज़्यादा का आउटपुट नहीं है। इन क्वेश्चंस में टाइम हो सकता है लगे, वो भी कुछ क्वेश्चंस क्योंकि आपने डीपीपी लगा रखी है तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आपको वैसे ही हिंट मिल चुका होगा। इसमें टाइम लगेगा, डीपीपी 4 और 5 में टाइम लगेगा। एक डीपीपी में आपको 1.5-2 आवर्स लगेंगे। तो रफली 7 और 8 आवर्स का असाइनमेंट है, 7 आवर्स का। तो टाइम लेकर के कर लो, एक दिन भी 1-1.5 घंटे बैठोगे तो हो जाएगा। चलो, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय। बाय सर, थैंक यू सर।